नमस्कार, मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस क्रम में हिंदी साहित्य के सरल इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल की चर्चा करेंगे, जिसका समय सीमा त्रिपाठी जी ने 1700 से 1850 ईस्वी स्वीकार की है। इस क्रम में इन्होंने सबसे पहली बात कही है कि रीतिकाल में निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली में कविता करना साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी। अब निर्दिष्ट का अर्थ क्या हुआ? निर्दिष्ट का अर्थ है बताया हुआ अथवा निर्देशित किया हुआ। यानी कुछ आचार्यों ने, विद्वानों ने यह निर्देशित कर दिया था, यह बतला दिया था कि काव्यांगों के निरूपण पर आधारित ही काव्य रचना होगी। उसी को आधार बना करके उस समय लोग काव्य की रचना करते थे। आगे कह रहे हैं कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार वस्तुतः कवि थे। आचार्यत्व को तो उन्होंने कविता करने का बहाना बना लिया था। फलतः हिंदी में कवि और आचार्य दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, ठीक है, जबकि संस्कृत आदि में ऐसा नहीं था। वहाँ पर आचार्य कोई अलग होता था, जो काव्यांग निरूपण करता था उसे आचार्य कहते थे संस्कृत में, और जो काव्य रचना करता था उसे कवि कहते थे। लेकिन हिंदी के रीतिकाल में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लगे, अर्थात रीतिकाल के कवि संस्कृत काव्यशास्त्रियों के अनुकरण पर काव्यांगों का निरूपण करते थे और स्वयं उसका उदाहरण भी देते थे। आगे कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि लेकिन यह समझना भूल होगी कि इस काल की सभी कविताएं या सभी रचनाएं दरबारी हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इस काल में अर्थात रीतिकाल में सभी रचनाएं दरबारी नहीं हो सकती हैं। निश्चित है इस काल में स्वच्छंद भावभूमि पर ही कविताएं लिखी गई हैं, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा आदि आते हैं। आगे कह रहे हैं कि रीतिकाल ऐसे सरस मुक्तकों की दृष्टि से हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल है। महत्वपूर्ण बात है कि रीतिकाल ऐसे सरस मुक्तकों की दृष्टि से हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल है। या तो इसे ये कह सकते हैं कि रीतिकाल में सर्वाधिक मुक्तकों में रचना हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि इस काल की कविता का परम उत्कर्ष प्रेम की रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। इस काल की कविता का परम उत्कर्ष रीति काल के रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। रीति मुक्त अर्थात जो काव्यांग निरूपण की पद्धति से अलग होकर के कविता लिखते थे, अर्थात स्वच्छंद भाव से युक्त होकर के कविता लिखते थे। आगे कह रहे हैं कि ये कवि प्रेम की पीर के कवि हैं और इनकी विरह भावना सूफी कवियों जैसी है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कवि अर्थात रीति मुक्त धारा के कवि की बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी। प्रेम की पीर के कवि हैं, यानी प्रेम के अमर गायक हैं, और इनकी विरह भावना सूफी कवियों जैसी है। जैसे सूफी कवियों की विरह व्यंजना काफ़ी मार्मिक और महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से रीति मुक्त धारा की कवियों की भी जो प्रेम की व्यंजना है, प्रेम में भी कह सकते हैं, जो विरह है वह सूफी कवियों जैसी है। ऐसी तुलना त्रिपाठी जी के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में या 3 धाराओं में बांटा जा सकता है। संपूर्ण रीतिकाल को 3 प्रकार के साहित्य उसमें प्रमुख रूप से मिलते हैं, इसकी चर्चा इन्होंने की है।
पहला क्या है? रीतिबद्ध धारा। पहला रीतिबद्ध धारा है जिसके अंतर्गत केशव, पद्माकर, मतीराम आदि जैसे लक्षण ग्रंथकार आते हैं। रीतिबद्ध यानी रीति से बधा हुआ। रीति क्या है? काव्यांग निरूपण। काव्य के अंगों का निरूपण करने के उद्देश्य से जो कवि काव्य रचना में प्रवृत्त होते हैं उन्हें रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? रीति सिद्ध। रीति से सिद्ध, सिद्ध यानी सना हुआ या सिक्त। रीति क्या है? फिर वही बात, काव्यांग निरूपण। काव्यांग निरूपण की जानकारी रखते हुए लक्षण और उदाहरण को एक में मिक्स करके या मिला करके लिखने की कला जिन कवियों में होती है उन्हें रीति सिद्ध धारा के कवि कहा जाता है। इस धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं बिहारी। अगले कवि हैं रीति मुक्त धारा। रीति फिर वही बात है, रीति अर्थात काव्यांग निरूपण की पद्धति। इससे मुक्त होकर के अर्थात स्वच्छंद तरीके से अपने मनोभावों को जो लोग काव्य में अभिव्यक्ति देते थे उन्हें रीति मुक्त धारा के कवि कहा गया। ठीक है। आगे चलते हैं, बात होती है केशव पर। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि केशव का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया। बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि केशव का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार जो संस्कृत साहित्य शास्त्र है, जो संस्कृत काव्य शास्त्र है, उसमें जो काव्यांगों पर जो चर्चा हुई थी वैसी ही चर्चा इन्होंने पहली बार हिंदी में शुरुआत की। हालांकि आपको बता दिया जाए कि केशव से पहले कुछ विद्वानों ने इस पर चर्चा किया था, लेकिन उन्होंने संपूर्ण काव्यांगों पर चर्चा नहीं किया था, बल्कि किसी एकाध, जैसे किसी ने रस पर, किसी ने अलंकार पर, किसी ने कुछ पर किया था, जिसमें कृपाराम, कर्णेश आदि का नाम लिया जा सकता है। लेकिन समग्र रूप से यदि संस्कृत साहित्य शास्त्र की तरह यदि हिंदी में किसी ने चर्चा किया था तो उनमें नाम आता है केशव का। इसलिए केशव का महत्व त्रिपाठी जी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया। आगे चलते हैं। केशव ने जो काव्य विवेचन किया है उसमें मौलिकता नहीं है। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि केशव ने जो काव्य विवेचन किया है यानी साहित्य शास्त्र का जो विवेचन किया है उसमें मौलिकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने अनुकरण किया है संस्कृत साहित्य शास्त्रियों का। आगे कहते हैं कि वह संस्कृत के काव्य शास्त्र के आचार्यों का अनुकरण है। ठीक है। यानी जो लक्षण उन्होंने दिए थे उन लक्षणों को केशव आदि जैसे विद्वानों ने सीधे स्वीकार करके कुछ तोड़ मरोड़ करके उसे हिंदी में उतार लिया। इसलिए उनमें मौलिकता का अभाव है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक ही पंक्ति में, केशव के संबंध में बात हो रही है, एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नोत्तर करा देने की शैली में केशव निपुण है। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि केशवदास एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर करा देने की शैली में केशवदास निपुण है। ये प्रसंग रामचंद्रिका से है कि उसमें उन्होंने एक ही पंक्ति में प्रश्न भी करा देते हैं और उत्तर भी दिला देते हैं पात्रों के बीच।
आगे चलते हैं। केशव दरबारों के वैभव वातावरण का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं। केशवदास दरबारों के वातावरण वैभव का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं, किंतु कथा प्रसंगों की योजना में या मार्मिक प्रसंगों की पहचान में वे चूक जाते हैं। आगे, केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, किंतु रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा चिंतामणि से ही चली। शुक्ल का भी यही मानना है कि रीति ग्रंथों की जो अविरल परंपरा है वह केशव से लगभग 50 वर्ष पीछे अर्थात चिंतामणि से ही चली है। यहीं से एक निरंतर क्रमिक परंपरा दिखाई पड़ती है। आगे बात होती है सेनापति पर। कह रहे हैं कि रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उपयोग प्रायः उद्दीपन के रूप में किया है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण लगभग रीतिकालीन कवि जो हुए हैं वे प्रकृति के प्रति एक तरह से उदासीन थे। सिर्फ प्रकृति का उपयोग उन्होंने उद्दीपन के रूप में यानी नायक नायिका के मनोभाव को उद्दीप्त करने के लिए किया है, न कि उसका आलंबन रूप में चित्रण किया है। आगे कह रहे हैं कि सेनापति इस काल के अकेले कवि हैं। सेनापति इस काल के अकेले कवि हैं अर्थात रीतिकाल के, जिनका प्रकृति चित्रण के प्रति या प्रकृति के प्रति भावबोध इतना सहज है कि आधुनिक सा लगता है, यानी आधुनिक कवियों के जैसा लगता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि सेनापति का जो प्रकृति चित्रण के प्रति रुझान है वह अपने आप में बहुत ही सहज है, सरल है, जिसके कारण उनका प्रकृति चित्रण आधुनिक कवियों जैसा प्रतीत होता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि प्रकृति चित्रण के विषय में उन्हें इस दृष्टि से श्रीधर पाठक के साथ बैठाया जा सकता है। यह सेनापति की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रकृति चित्रण में आधुनिक काल में श्रीधर पाठक काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर उनकी तुलना करते हुए कहा है कि प्रकृति चित्रण के विषय में उन्हें अर्थात सेनापति को इस दृष्टि से श्रीधर पाठक के साथ बैठाया जा सकता है, यानी उनके साथ इनकी तुलना की जा सकती है, समता की जा सकती है। यह सेनापति की बहुत भारी या बहुत बड़ी विशेषता है। अब बात होती है विहारी के संदर्भ में। कह रहे हैं कि विहारी के श्रृंगारी दोहों में सामंती जीवन का वैभव विलास ही नहीं चित्रित है, वे सामान्य गृहस्थ के दैनंदिन जीवन के भी सरस चित्र खींचते हैं। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि विहारी के दोहे श्रृंगारी तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता है कि उनके श्रृंगारी दोहों में सिर्फ सामंती जीवन का वैभव और विलास ही चित्रित है, बल्कि वे कह रहे हैं कि इसके साथ साथ सामान्य गृहस्थ के दैनंदिन की रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो जीवन है, उसका भी सरस चित्रण उन्होंने किया है। आगे, बिहारी का विषय सीमित है लेकिन आधार फलक सीमित नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, महत्वपूर्ण बात है कि बिहारी का विषय तो सीमित है, यानी विषय क्या है? श्रृंगार, लेकिन आधार फलक सीमित नहीं है, वह असीमित है। काफ़ी सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति बिहारी के द्वारा की जाती है, इसलिए उनका आधार फलक काफ़ी व्यापक है।
बिहारी जब जब काव्यरूढ़ियों की सहायता से वस्तु व्यंजना के लिए चमत्कार दिखाने लगते हैं तब वे केशव के बहुत समान लगते हैं। यानी बिहारी जब कभी काव्यरूढ़ियों की सहायता से वस्तु व्यंजना के लिए, ठीक है, चमत्कार दिखाने लगते हैं, यानी चमत्कार प्रदर्शन करने का जब वे प्रयोग करते हैं, चमत्कार दिखाना चाहते हैं, तब वे केशव के समान लगते हैं। अर्थात उनके काव्य में कह सकते हैं नीरसता आ जाती है। अब बात होती है देव पर। देव भी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। कह रहे हैं कि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। देव और बिहारी की तुलना रीतिकाल में काफ़ी विवादों को जन्म देती रही है। कुछ विद्वान देव को श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ विद्वान बिहारी को श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ देव को बड़ा बताते हैं, कुछ बिहारी को बड़ा बताते हैं। आगे करें कि देव रीतिकाल के ऐसे दुर्लभ कवियों में से हैं, दुर्लभ काफ़ी महत्वपूर्ण, जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल परिस्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। ये देव की काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए इनको दुर्लभ कवि कहा गया है। क्योंकि जो कवि अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना चाहते हैं, वे किसी न किसी रूढ़ि का सहायता लेते हैं, जबकि देव ऐसे कवियों में से हैं जो किसी परिस्थिति विशेष को ध्यान में रख करके उस परिस्थिति विशेष को देख करके ही मार्मिकता पैदा कर देते हैं। आगे कह रहे हैं त्रिपाठी जी देव के संदर्भ में कि देव काव्य कला में कुशल कवि हैं, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। तुलनात्मक अध्ययन है कि देव काव्य कला में तो कुशल हैं, किंतु चमत्कार प्रदर्शन की बात की जाए या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की बात की जाए तो उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। अर्थात बिहारी चमत्कार प्रदर्शन और काव्य रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए काव्य रचना करने में काफ़ी माहिर हैं। आगे चलते हैं। भूषण रीतिकालीन कविता का स्वर श्रृंगार है, भूषण का स्वर वीरता का है, इसलिए ये रीतिकाल के विशिष्ट कवि हैं। महत्वपूर्ण कथन है त्रिपाठी जी का कि रीतिकालीन कविता का स्वर क्या है, श्रृंगार है, ठीक है, और भूषण का स्वर क्या है, आप सभी जानते हैं, वीरता का है, वीररस के कवि हैं। इसीलिए कहा कि ये रीतिकाल के विशिष्ट कवि हैं, सामान्य नहीं। आगे कह रहे हैं कि भूषण ओज के कवि हैं, ओज के कवि। इनकी कविता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ती है। यानी कह सकते हैं कि ध्वन्यात्मक पदों की योजना इन्होंने अपने साहित्य में, अपने काव्य में भरपूर किया है। आगे बात होती है मतीराम पर। मतीराम रीतिकाल के या रीतिकाल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान है। रीतिकाल में मतीराम की बात करते हुए त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि इनकी जो भाषा है उसमें गजब का प्रवाह है, प्रवाह के साथ साथ भाव की सहजता भी है। इनके भाव बड़े आसानी से समझे जा सकते हैं, आत्मसात किए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने इनके संबंध में कहा कि ये प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रति मान है।
आगे, श्रृंगार के क्षेत्र में भक्त कवियों जैसी सहजता मोतीराम की रचनाओं में मिलती है। इम्पॉर्टेंट है कि श्रृंगार के क्षेत्र में भक्त कवियों जैसी सहजता मोतीराम की रचनाओं में ही मिलती है, अर्थात इनकी रचना काफ़ी सहज और सरल होती थी। आगे कह रहे हैं पद्माकर पर बात करते हुए त्रिपाठी जी कि पद्माकर भी मोतीराम के समान भाषा और भाव की प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय हैं। यानी पद्माकर में भी मोतीराम के समान भाषा और भाव की सहजता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात होती है पद्माकर की कविता श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। यानी पद्माकर की जो कविता है उसमें श्रृंगार, भक्ति और वीरता इन तीनों रसों की समान अधिकार के साथ व्यंजना या संचार करती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्माकर के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है, यानी एक प्रकार की किसी घिसी पिटी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इनमें शैली का वैविध्य है। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में ही दिखाई पड़ती है। जैसा कि आपको पता भी है कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य में बड़े कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं, इसलिए पद्माकर की तुलना यहाँ पर उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास से की है भाषा के संदर्भ में। आगे कह रहे हैं कि बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल, बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल के दो छोर कहा जा सकता है, छोर किनारे। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम। यह कालावधि लगभग 200 वर्षों का रहा है। 200 वर्ष में पहले बिहारी श्रेष्ठ कवि थे और बाद में अंतिम में पद्माकर। ठीक है, तो इस तरह से आज रीतिकाल का यह पहला खंड समाप्त होता है। फिर अगले खंड में हम लोग रीतिकाल पर चर्चा करेंगे।